हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्कोडा कुशाक की जो 5 ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिस इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि जो 5 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं स्कोडा कुशाक गाड़ी के बारे में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर लेना। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस गाड़ी के नेगेटिव्स क्या क्या हैं। आई मीन कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उसमें या तो कुछ पॉजिटिव्स तो होते ही हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं, तो फिर एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखना चीज़ों के बारे में इज़ वेरी गुड वाइल टेकिंग अ डिसीजन। तो अब इस गाड़ी के जो नेगेटिव्स हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लाइक जो फर्स्ट नेगेटिव है जो बहुत ही ऑब्वियस भी है, तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे इस गाड़ी की ख़राब लगती है वो है इसका टर्बो लैग। इसमें टर्बो लैग बहुत मिलता है, और हालांकि देखिए ये टर्बो इंजन की में मतलब सारे टर्बो इंजन में पाए जाते हैं, डीजल में भी जो है टर्बो लैग पाया जाता है। तो ये मतलब इस गाड़ी की एक नेगेटिव आप नहीं कह सकते। आई मीन स्पेसिफिकली इस गाड़ी तक सीमित नहीं है ये चीज़, बट चूंकि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ 1 साल से, तो जो मुझे एक्सपीरियंस लगता है, मैं जो मुझे नेगेटिव लगता है वो तो मैं कहूँगा कि ये इसका एक नेगेटिव है। अब जैसे कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या फिर सिटी ट्रैफिक में आप ड्राइव कर रहे हैं जब तक आप वो 1500 से 1700 वाला आरपीएम आप जब तक हिट नहीं करोगे ना, तब तक जो है इसमें टर्बो लैग बना रहता है। तो फिर उसमें गाड़ी क्या होती है कि रिस्पॉन्ड नहीं करती आपके हिसाब से, तो तब उसमें बहुत इरिटेशन होता है। हालांकि उसको वर्कअराउंड के लिए इन्होंने जो है इसके इंजन की ट्यूनिंग ऐसी कर रखी है कि गाड़ी हमेशा भागती रहती है। आई मीन अगर स्लो स्पीड पे भी आप अगर इस पे जो है क्लच छोड़ देते हैं तो गाड़ी जो है एक तरह से रन करती है बड़ी तेज। तो इस वो हेल्प करता है इसको अवॉइड करने के लिए। जो टर्बो लैग होता है वो कई हद तक मदद करता है, बट फिर भी जो मेजर इशू है, क्योंकि वो मुझे हमेशा दिखता है जब भी मैं सिटी ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहा होता हूँ या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो फिर हमेशा टर्बो लैग एक महसूस होता है कि जब तक आप वो 1500 आरपीएम वाला जो पॉइंट है या 1700 आरपीएम वाला जो पॉइंट जहाँ पे टॉर्क एक्टिवेट होता है इसका, वो तब जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक ये गाड़ी जो है मतलब भागती नहीं है। तो ये पहला नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है इस गाड़ी में। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है इसका, वो इसका जो कंट्रोल्स दे रखे हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि इतना इरिटेट करता है मेरे को इसका एसी कंट्रोल्स। अब क्या है ना, टच स्क्रीन बना रखा है, तो हालांकि वो भी इस गाड़ी तक सीमित नहीं है कि जिस गाड़ी में भी टच वाले कंट्रोल्स होंगे उनमें हमेशा ये इशू पाया जाएगा। जैसा क्या है ना कि आपका जो शरीर हमेशा मूव करता रहता है, आप स्टेशनरी तो बैठे होते नहीं हो कि आप ऐसे बैठ जाओ तो गाड़ी चलती रहेगी, आप बैठे हो ऐसे ही। आप हमेशा अपना हाथ मूव कर रहे होगे, हमेशा अपना पैर मूव कर रहे होगे, तो कुछ ना कुछ स्टेशनरी मतलब से अलग आप कुछ कर रहे होगे, है ना। अब मूवमेंट हो रही होगी, और अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर वो तो और ही मतलब हर चीज़ को ट्राई करते हैं। तो टच स्क्रीन का जो दिक्कत है वहाँ पे आ जाती है कि वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है अगर हल्के से टच का रिस्पॉन्स भी हो तो। जैसे कि इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि ये इसमें मैक्स वाली सेटिंग है एक साइड में, तो मैक्स वाला बटन जो है हल्के से दब गया और एसी मैक्स पे चला गया। आई मीन जो विंड होती है वो मैक्स ब्लो हो रही है। अब क्या होता है ना कि आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अब आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, अब अचानक से विंड का बर्स्ट होना तो कहीं कहीं आपको वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए वो फिर डिस्ट्रैक्शन एक तरह से हो जाता है कि फिर मतलब ये मुझे पसंद नहीं आता है ये फीचर जो है बिल्कुल। इसमें अगर ये नॉब्स दिए होते हैं ना, मतलब जो टच स्क्रीन की जगह नॉब्स भी दिए होते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो फिर ऐसे एक्सीडेंटली एक्टिवेट नहीं होते जल्दी। नॉब्स या बटन्स होते तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। अब तीसरी चीज़ पे जो आते हैं वो है जो मेजर है, मतलब चीज़ आप अगर देखें नोटिस करेंगे, वो है इसका बैक सीट कंफर्ट। आई मीन ये गाड़ी को आप एक प्राइमरीली ड्राइवर्स कार के नाम से लोग कहते हैं कि ये ड्राइवर्स की कार है। अब जैसे कि जो एक्सपीरियंस आपको होंडा सिटी में मिलता है पीछे बैठ के, वो एक्सपीरियंस तो इसमें नहीं मिलेगा। वो तो मतलब एक मतलब प्रूवन चीज़ है कि आप अगर होंडा सिटी में अगर पैसेंजर सीट पे बैठते हो तो जो कंफर्ट आपको उसमें मिलता है ना, वो इसमें नहीं मिलेगा, वो रियलिटी है। और अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिसमें कि आपको पैसेंजर्स के कंफर्ट को भी देखना है, तो फिर तब ये गाड़ी जो है मैं उतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको ड्राइविंग करनी है गाड़ी को, मतलब गाड़ी बहुत पैशनेटली चलानी है, और आई मीन मतलब आपकी फैमिली में बच्चे हैं और आप हस्बैंड वाइफ हैं, तब आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड एज लोग हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली गाड़ी में जो है ट्रैवल करने ले आते हैं, तो तब थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि पीछे जो सीट है ना वो बहुत ही मतलब सिंपल सी सीट है। आई मीन जो
15 लाख का जो प्राइस है इस गाड़ी का, ऐसे तो ये 13 लाख से भी स्टार्ट हो जाती है, 12-13 लाख से ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर फील नहीं होता कि हाँ यार ये 15 लाख की गाड़ी है, वैसा फीलिंग नहीं आती है। आप ड्राइव करते हो तब तो लगता है कि हाँ ये सही में कुछ इंजन है अच्छा, और साथ में जो इसके जो ये इंटरफेस दे रखा है ना, और टच स्क्रीन वगैरह दे रखा है, और मजबूती वगैरह दे रखी है, तो उसके हिसाब से लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इसका प्राइस थोड़ा जस्टिफाइड लग रहा है। बट जैसे ही आप बैक सीट पे बैठते हो, आपको लेग स्पेस तो अच्छा खासा मिलता है, लेग स्पेस तो बहुत बढ़िया दिया हुआ है इस गाड़ी में, क्योंकि ये 4 मीटर के ऊपर की गाड़ी है, मिड साइज एसयूवी है, तो लेग स्पेस तो बहुत बढ़िया मिलता है। बट जो एक कंफर्ट वाली बात आती है ना, तो या मतलब वो फीलिंग नहीं आती कि यार आप सही में एक 15 लाख की गाड़ी में बैठ रहे हो। तो वो है एक फैक्टर जिसके साथ अगर आप चलना चाहो तो चल सकते हो। कई लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि बैक सीट में कंफर्ट कितना मिल रहा है, मतलब अगर किसी से आप कंपेयर करना चाह रहे हो, लाइक आपने होंडा सिटी देख ली है, तब आपको लगेगा कि यार इससे कंफर्ट तो कम है। बट अगर आपने नहीं देखी होंडा सिटी को, तो फिर आपको ये भी अच्छा लगेगा। इसके बाद जो इशू है वो इसके ORVMs का है और रियर व्यू मिरर का है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस गाड़ी में। आई मीन जो गाड़ी का साइज़ है ना, उसके हिसाब से जो ये साइड वाले मिरर्स हैं दोनों, इनकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी है, तो इसमें आप ज़्यादा मतलब इसमें जो कंटेंट है वो आ नहीं पाता है। कभी कभी कुछ कोई गाड़ी या साइकिल और टू व्हीलर्स जो है वो थोड़ा सा उधर रहते हैं राइट साइड में, तो वो दिखते नहीं है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो मिरर्स बने ना, ये जो मिरर है इसकी जो विड्थ है, आप देखोगे ये यहाँ से सीधे नहीं जा रहा है, ये ऐसे कर्व होके कम स्पेस कर रहा है। आई मीन मेरी जो वैगनआर थी ना, उसमें ये जो मिरर था एक स्क्वायर शेप में था, मतलब ऐसे बड़ा लगता था देखने में, तो उसमें क्या होता कि ज़्यादा चीज़ें आती थी, मतलब ज़्यादा उसमें एरिया आ जाता था उसके अंदर। बट यहाँ चूँकि इन्होंने यहाँ ये साइज़ तो ठीक है, अब इसी साइज़ को अगर ये फ्लो को कंटिन्यू रखते तो उस केस में फिर शायद उतनी दिक्कत नहीं होती जो मुझे अभी होती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है इन मिरर्स का, कि थोड़े साइज़ में छोटे हैं, मतलब इस साइड से ना यहाँ इस एरिया में जो है थोड़ा कहीं ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। तो हालांकि उसके वर्कअराउंड भी हैं, आप कुछ नए वो भी लगवा सकते हो, मतलब कुछ अलग अलग भी लगवा सकते हो। और जो एक और इशू है इसमें वो इन मिरर्स का है। ये मिरर्स जो हैं इनकी विड्थ मुझे थोड़ी छोटी लगती है, और ये जो हाइट जो है ये भी थोड़ी छोटी लगती है। आई मीन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, और ये जो विड्थ है वो भी बड़ी होनी चाहिए। प्लस ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल वाले हैं, तो ये एडजस्ट करना पड़ता है मुझे। और एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है इस गाड़ी का मैनुअल गियर बॉक्स। आई मीन ऑफ कोर्स ये गाड़ी का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बट चूँकि मैं 1 साल से ऊपर हो गया ड्राइव करते हुए, तो जो मुझे नेगेटिव लगता है इस गाड़ी के बारे में, आई मीन आप जब गाड़ी लो तो फिर इसको दिमाग में रखना कि वो इसका मैनुअल गियर बॉक्स है। देखिए गाड़ी जब मैंने ली थी ना, तो मेरा एक प्राइमरी वन ऑफ द रीजंस जो था लेने का वो कंफर्ट भी था, और मैनुअल गियर बॉक्स होने की वजह से मुझे वो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस जो एक चीज़ होती है वो मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे बार बार गियर बदलना पड़ता है। तो अगर ये ऑटोमेटिक होता तो एटलीस्ट सिटी में तो मुझे बहुत आराम रहता। और हाईवे पे भी अगर आप जैसे हाईवे पे चल रहे हो, तो फिर हाईवे पे आप ज़्यादा गियर यूज़ करते नहीं हो, आप एक क्रूज़ कंट्रोल लगा देते हो, चलते हो उस पर, उसी पर ही जो है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जो अगर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लिया होता मैं, तो मेरे को वो ज़्यादा आराम रहता। क्योंकि एक इशू ये भी था कि ऑटोमेटिक मैंने कभी लिया नहीं था। मैं अभी तक 2 गाड़ी लिया उसके पहले, वो दोनों में मैनुअल था मेरे पास। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जा रहा था कि यार ऑटोमेटिक ले लूँगा तो क्या पता, मतलब मैं रिग्रेट ना करूँ आगे जाके। जो उसमें लैग सुनते हैं ऑटोमेटिक में, जो हमको गियर शिफ्ट में लैगिंग मिलता है, उसके बारे में जो सुनते आए हैं। हालांकि उसके जब गियर बॉक्स अगर देखते हैं, तो जैसे इसका DSG गियर बॉक्स वो तो बहुत स्मूथ है, बट उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। 1 लीटर में DSG वैसे भी नहीं आता है, वो 1.5 में ही देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे लिए बहुत रिस्की हो जा रहा था कि मैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लूँ, जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला आता है इसमें। उसका तो रिस्पॉन्स मैंने अच्छा ही सुना है, लेकिन मैं वो रिस्क ले नहीं पाया कि मैं ऑटोमेटिक के साथ जाऊँ। उसमें थोड़ा बजट का भी इशू था, लाइक वो 1.65 लाख महंगी पड़ रही थी मुझे, तो वो मेरे बजट में नहीं आ रही थी। जो इसकी इस मॉडल की जो है, ये एम्बिशन मॉडल है, 2021 मैन्युफैक्चर्ड है, और इसमें एक ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है टॉर्क कन्वर्टर का, तो वो जो है मैं नहीं ले पाया था क्योंकि बजट का इशू आ रहा था।
तो मैनुअल गियरबॉक्स में क्या इशू है कि ये इसको ट्रैफिक में, जैसे मैंने बताया अभी कि स्लो ट्रैफिक में इसको बार बार चेंज करना पड़ता है। मतलब सेकंड और थर्ड में यही, मतलब कभी थर्ड में चल रहे हैं फिर सेकंड पे लाओ, फिर सेकंड में चल रहे हैं थर्ड पे लाओ, ये चीज़ बार बार करनी पड़ती है। तो वो कन्वीनियंस जो है ना वो निकल जाता है। ऑटोमेटिक अगर लेता मैं तो फिर वो जो चेंज करने वाला जो इरिटेशन होता है ना कभी कभी, अब फिर क्लच का भी कंट्रोल देखना है आपको, तो एटलीस्ट क्लच की सेटिंग और ये जो गियर बदलने वाला जो इशू है वो तो नहीं होता ऑटोमेटिक में। तो ये मुझे एक नेगेटिव की तरह मैं मानता हूँ इसको कि हालांकि वो मेरा पर्सनल डिसीजन था, ये कोई गाड़ी का डिफेक्ट नहीं है, बट चूँकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाड़ी का, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती इस गाड़ी की मैनुअल गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक होता तो शायद मैं इसको ज़्यादा लाइक करता। और मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि एक बार आप ऑटोमेटिक गाड़ी को भी चला के देखना। मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं ऑटोमेटिक को, और मैंने चलाया भी नहीं था ऑटोमेटिक को, तो इसलिए मैं रिग्रेट करता हूँ उस डिसीजन को कि मैंने मैनुअल लिया। और शायद आप अगर गाड़ी अभी देख रहे हैं तो फिर एक बार ऑटोमेटिक ज़रूर देखिएगा, आपके चॉइस के हिसाब से क्या पता आपको ऑटोमेटिक पसंद आ जाए। और ऑटोमेटिक में भी गियर बॉक्सेस हैं कई सारे, तो AMT छोड़ के आप कोई भी गियर बॉक्स ले सकते हो, लाइक टॉर्क कन्वर्टर है वो ले सकते हो, चाहे DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन है वो ले सकते हो, चाहे आपका जो DSG आता है वो तो बेस्ट है इसमें। और CVT गियर बॉक्स भी आता है, वो भी अच्छा गियर बॉक्स है। उसमें हालांकि लोग कहते हैं कि रबर बैंड इफेक्ट होता है, जो होंडा सिटी में आता है CVT गियर बॉक्स, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के संग जो है इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।